नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर परिवहन से संबंधित लासिका के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी यह जानने वाले हैं कि लासिका क्या कहलाती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके कौन कौन से विशेषताएं होते हैं, कौन कौन से इसके कार्य होते हैं और लासिका हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करती है, वो सारा चीज़ आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप लोगों का जो परिचालन माध्यम है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों कि परिचालन माध्यम हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में परिचालन माध्यम के जो भाग होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं, जिसमें पहला होता है रक्त और दूसरा होता है लासिका। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से रक्त और रक्त से जुड़े हुए जो भाग है उनके बारे में जानकारी दे दी है। अब मैं आप लोगों को परिचालन माध्यम से जुड़े जो दूसरा भाग है लासिका, उसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सभी लासिका के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को रक्त कणिकाओं के जो अंतिम भाग है प्लेटलेट्स, उसके बारे में बताया था। आपने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से यह जान लिया था कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करते हैं, रक्त का थकीकरण क्या कहलाता है, वो सारा चीज आपने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से जान लिया था। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, हम सभी लासिका को समझने से पहले, लासिका को जानने से पहले सबसे पहले यह जानेंगे कि लासिका तंत्र क्या होता है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र होता है रक्त का संचार करने के लिए, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में लासिका का संचार करने के लिए लासिका तंत्र होता है। मैंने क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जिस तरीके से हमारे शरीर में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का संचार करने के लिए परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में लासिका का संचार करने के लिए, लासिका का स्थानांतरण करने के लिए लासिका तंत्र होते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है दोस्तों कि लासिका तंत्र क्या कहलाता है। तो चलिए, यहाँ पर हम सभी लासिका तंत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, परिभाषा में कहा गया है परिसंचरण तंत्र से अलग। परिसंचरण तंत्र से अलग कहने का मतलब उससे भिन्न, ठीक है। परिसंचरण तंत्र का बिल्कुल भी भाग नहीं है कौन? तो लासिका तंत्र। लासिका तंत्र परिसंचरण तंत्र से अलग होता है। आप लोग यह मत सोचना दोस्तों कि परिसंचरण तंत्र और लासिका तंत्र ये दोनों एक ही है। परिसंचरण तंत्र से अलग है कौन? तो लासिका तंत्र। बताया समझ में? कहा गया है परिसंचरण तंत्र से अलग विकसित एक ऐसा तंत्र जो मानव शरीर में फैलकर पतली भित्तियों वाली वाहिकाओं का एक जाल बनाता है, उसे लासिका तंत्र कहते हैं। परिभाषा में आपने क्या जाना? परिभाषा में आपने यह जाना बाबू कि परिसंचरण तंत्र से अलग, परिसंचरण तंत्र से भिन्न विकसित एक ऐसा तंत्र है, अर्थात ये जो तंत्र है वो हमारे शरीर में विकसित है। हमारे संपूर्ण शरीर में क्या है? हमारे संपूर्ण शरीर में विकसित है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में परिसंचरण तंत्र विकसित है, ठीक है, इसी प्रकार से जो लासिका तंत्र है वो भी हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में विकसित है। इसका संपूर्ण जाल हमारे शरीर के आंतरिक भागों में बिछा हुआ है। तो कहा गया है परिसंचरण तंत्र से अलग विकसित एक ऐसा तंत्र जो मानव शरीर में फैलकर, मानव शरीर में विकसित होकर पतली भित्तियों वाली, अर्थात जो भित्तियां होती हैं, जो सतह होते हैं लासिका तंत्र के, वो कैसे होते हैं? तो बहुत ही पतले होते हैं। दोस्तों, परिसंचरण तंत्र के जो सतह होते हैं, परिसंचरण तंत्र में आने वाले जो वाहिकाएं होते हैं उनके जो सतह होते हैं वो उतने पतले नहीं होते जितने कि लासिका तंत्र में आने वाले वाहिकाओं के सतह होते हैं।
मैंने क्या बताया, मैंने आप सभी को ये बताया दोस्तों कि हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र में आने वाली वाहिकाओं के सतह उतने पतले नहीं होते जितने पतले कि लासिका तंत्र में आने वाले वाहिकाओं के होते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को संचार करने वाले वाहिकाएं मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण हमारे शरीर में करते हैं, ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों लासिका को प्रवाहित करने वाले जो वाहिकाएं हैं वे वाहिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर अर्थात लासिका का प्रवाह करने वाले वाहिकाएं एक साथ मिलकर लासिका तंत्र का निर्माण करते हैं। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि लासिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, लासिका तंत्र वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। लासिका जो केशिकाएं हैं, लासिका जो वाहिकाएं हैं, उन वाहिकाओं के मिलने से ही लासिका तंत्र का निर्माण होता है। और उन वाहिकाओं में किसका स्थानांतरण होता है, उन वाहिकाओं में दोस्तों लासिका का स्थानांतरण होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के शिराओं में, धमनियों में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का संचार होता है, ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर के लासिका तंत्र के लासिका वाहिकाओं में लासिका का स्थानांतरण होता है। बताया समझ में? तो यही इसमें कहा गया है, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो मानव शरीर में फैलकर वितरित होकर पतली भित्तियों वाली वाहिकाओं का, वाहिका यानी कि नली, वाहिका यानी कि पाइप, वाहिकाओं का एक जाल बनाता है, उसे लासिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लासिका तंत्र कहते हैं। और यह तंत्र किससे अलग होता है? तो दोस्तों यह तंत्र परिसंचरण तंत्र से बिल्कुल अलग होता है, उससे भिन्न होता है, उसका बिल्कुल भी एक भाग नहीं होता। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों फिगर में कि किस तरीके से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में लासिका तंत्र की जो वाहिकाएं हैं वो फैली हुई हैं। आप यहाँ पर हरा हरा जो देख रहे हैं ना, आप यहाँ पर बाबू जो हरा हरा देख रहे हैं यही क्या है, यही दोस्तों लासिका तंत्र की वाहिकाएं हैं, लासिका तंत्र की केशिकाएं हैं, लासिका तंत्र की पतली पतली नली है, पतली पतली पाइप है जिसमें लासिका का संचार होते रहता है। आपने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से ये जाना था कि परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले जो धमनी होते हैं और जो सिरा होते हैं उसमें भी दोस्तों पतले पतले पाइप होते हैं। धमनी से धमनिकाएं जुड़े होते हैं और सिरा से सिरिकाएं जुड़े होते हैं अपने पतले पतले पाइप के रूप में। तो दोस्तों उन पाइपों में किसका संचार होता है? उन पाइपों में रक्त का संचार होता है। लेकिन आप ये मत सोचना दोस्तों कि लासिका तंत्र के लासिका वाहिकाओं में रक्त का संचार होता है। रक्त का बिल्कुल भी संचार नहीं होता, क्योंकि दोस्तों लासिका तंत्र को बनाने वाले लासिका वाहिकाओं में केवल और केवल लासिका का ही संचार होता है। लासिका को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ का, किसी अन्य द्रव का बिल्कुल भी संचार नहीं होता, बिल्कुल भी प्रवाह नहीं होता। लेकिन हम सभी को सबसे पहले यह समझना है कि हमारे शरीर में लासिका तंत्र का क्या काम है, हमारे शरीर में लासिका तंत्र का क्या काम है और लासिका तंत्र के वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले जो लासिका है उसका क्या काम है। जब बाबू आप यह जान जाइएगा कि हमारे शरीर के लासिका तंत्र से जुड़े हुए लासिका वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले लासिका का क्या काम है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि लासिका वास्तव में क्या होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए किस तरीके से सहायक होते हैं। बात आया समझ में? तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि आप जो यहाँ पर दोस्तों हरा हरा पतला पतला पाइप देख रहे हैं, यही दोस्तों हरा हरा जो पतला पतला पाइप है यही पाइप कहलाता है लासिका वाहिकाएं, या कह सकते हैं दोस्तों लासिका केशिकाएं। क्योंकि केशिकाएं क्या होते हैं? केशिकाएं अपने पतले दोस्तों पतले पाइप के रूप में होते हैं, पतले नली के रूप में होते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हमारा बाल पतला होता है, एक हमारा बाल जितना पतला होता है उतना ही पतला दोस्तों हमारे शरीर की केशिकाएं होती हैं। चाहे वो केशिकाएं सिरा के हो, चाहे वो धमनी के हो, चाहे वो दोस्तों लासिका के हो। बात आया समझ में? वो पतले ही होते हैं। तो देख सकते हैं कितना पतला पतला है। ठीक है, आप यहाँ पर बाबू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो नीचे तक फैला हुआ है। देखिए पूरा नीचे तक फैला हुआ है। इसका जाल हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में ही फैला हुआ है। तो मैंने आप सभी को बता चुका है दोस्तों कि लासिका तंत्र हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में फैले हुए हैं, अर्थात जो लासिका वाहिकाएं हैं वो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में फैलकर लासिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
नीचे नीचे दोस्तों आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है यह फिगर है मादा का, ठीक है। आप ये मत सोचना कि जो लासिका तंत्र होता है वो केवल पुरुषों में ही होता है, ऐसा नहीं है। लासिका तंत्र दोस्तों महिलाओं में भी होता है। जिस प्रकार से मनुष्यों में, जिस प्रकार से सभी मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों सभी मनुष्यों में, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, सभी मनुष्यों में ही दोस्तों परिसंचरण तंत्र के जैसा ही लासिका तंत्र होता है। तो यही है लासिका तंत्र। क्या है? लासिका तंत्र की ये वाहिकाएं हैं, ये केशिकाएं हैं। हरा हरा जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये लासिका तंत्र की वाहिकाएं हैं। यही वाहिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर लासिका तंत्र का निर्माण करते हैं। बात आया समझ में? आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों लासिका तंत्र के मुख्य घटक का, ठीक है। लासिका तंत्र के मुख्य घटक कहने का मतलब मुख्य भाग, यानी कि लासिका तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है इसके बारे में जानते हैं। हमारा लासिका तंत्र किनके मिलने से बना हुआ है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। कहा गया है इस तंत्र के मुख्य घटक है लसिका गांठें। जहाँ जहाँ पर आपको घुंडी दिखाई दे रही है ना, देखिए यहाँ पर बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है ना बाबू, यहाँ पर बिंदु जैसा, जो आप बिंदु जैसा देख रहे हैं इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं घुंडी बोलते हैं, ठीक ना। जहाँ पर आप लोगों को छोटा छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं हिंदी में हम सभी लासिका, इसी को हम लोग बोलते हैं लासिका घाटें। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लासिका घाटें नहीं, सॉरी गांठें। गांठ नहीं पड़ जाता है? कैसे आप रस्सी से बांधते हैं, जब आप रस्सी को बांधिएगा ना तो बीच में गांठ पड़ जाता है, गांठ, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों लासिका वाहिकाओं के जगह जगह पर, लासिका वाहिकाओं के हर जगह पर आप लोगों को गांठ देखने को मिल जाएगा, छोटा छोटा बिंदु देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा स्वरूप बिल्कुल भी आप लोगों को परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले जो वाहिकाएं हैं उनमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा स्वरूप केवल और केवल आप सभी को लासिका तंत्र में भाग लेने वाले जो लासिका वाहिकाएं हैं उन्हीं में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों लासिका तंत्र का पहला भाग क्या है? लासिका तंत्र का जो पहला भाग है वो है लासिका गांठें, जिसको हम हिंदी में, अंग्रेजी में लिम्फ नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स बोलते हैं। दूसरा है लासिका ग्रंथि। लासिका ग्रंथि बाबू, लासिका ग्रंथि किसे कहते हैं? लासिका ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि होता है जिससे एंजाइमों का स्राव होते रहता है। बताया समझ में? हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक एंजाइम होते हैं, हमारे शरीर के लिए जो एंजाइम हमारे शरीर के लिए जो दोस्तों लाभदायक द्रव होते हैं वो दोस्तों स्रावित होते रहते हैं। कहाँ से? तो लासिका ग्रंथि से। बताया समझ में? तो यहाँ पर पहला भाग है लासिका गांठ, दूसरा भाग है लासिका ग्रंथि, और तीसरा क्या भाग है? तीसरा भाग है बृहत लासिका वाहिकाएं, यानी कि लासिका नालिकाएं। अगला कौन है? अगला है लासिका केशिकाएं। जो पतली पतली नालिकाएं होती है ना, जब दोस्तों वाहिकाएं, जब लासिका की वाहिकाएं बहुत ही पतली पतली पाइप के रूप में परिवर्तित हो जाती है, बहुत ही पतली पतली नली के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो वही नली केशिकाएं के रूप में जाने जाते हैं। मैंने आप लोगों को बार बार बता चुका है दोस्तों कि जितना पतला हमारे शरीर का, जितना पतला हमारे शरीर का एक बाल होता है उतना ही पतला दोस्तों हमारे शरीर की केशिकाएं होती हैं। बताया समझ में? तो यहाँ पर अगर लासिका वाहिकाएं लासिका केशिकाएं में परिवर्तित हुई है तो आप लोग यह समझ के रखना दोस्तों कि जो लासिका की पाइप होंगे, जो नली होंगे, वो बहुत ही पतले होंगे। किसकी तुलना में? तो बृहत लासिका वाहिकाओं की तुलना में, उनके तुलना में बहुत ही पतले होंगे, ठीक है। लासिका केशिकाएं तथा लासिका वाहिकाओं में, लासिका केशिकाओं में प्रवाहित होने वाले जो द्रव है वही द्रव कहलाता है क्या? तो दोस्तों लासिका। अगर द्रव नहीं होता तो बिल्कुल भी प्रवाह नहीं होता, क्योंकि प्रवाह का गुण किस में पाया जाता है? प्रवाह का जो गुण है बाबू वो पाया जाता है द्रवीय पदार्थ में। इसलिए लासिका रक्त के जैसा ही क्या होगा? रक्त के जैसा ही एक द्रवीय पदार्थ होगा, रक्त के जैसा ही दोस्तों एक तरल पदार्थ होगा, रक्त के जैसा ही दोस्तों यह एक तरल संयोजी ऊतक होगा। तरल संयोजी ऊतक आप कह सकते हैं दोस्तों यह होगा, ठीक। कौन? तो लासिका। बात आया समझ में? चलिए यहाँ पर आपने भाग को जान लिया। आगे कहा गया है बाबू, आप देख सकते हैं शरीर के अधिकांश ऊतक में
रुधिर कोशिकाओं के बीचों बीच लासिका कोशिकाएं फैली रहती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। शरीर के अधिकांश ऊतक में रुधिर कोशिकाओं के बीचों बीच, रुधिर कोशिकाएं कहने का मतलब रक्त की जो कोशिकाएं होती है ना, रक्त की कोशिकाएं, रक्त की कोशिकाओं के बीचों बीच लासिका कोशिकाएं फैली रहती है। ये अपने स्वतंत्र छोर पर बंद रहती है। मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों फिगर के माध्यम से। आप यहां पर फिगर देख लीजिए, ठीक है। आप यहां पर फिगर को देख सकते हैं, पूरा का पूरा फिगर दोस्तों मोबाइल पर नहीं आ पा रहा है, आप लोग देखिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जो आप छोटा छोटा ये देख रहे हैं ना, जो आप ये छोटा छोटा देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है? जो आप छोटा छोटा भाग देख रहे हैं, इसको कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका। रक्त क्या करता है? रक्त दोस्तों कोशिकाओं को जोड़ने का प्रयास करता है, अर्थात कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व और जो उपयुक्त हमारे शरीर के लिए गैस होते हैं उसे हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, अर्थात ऊतकों को हमारे शरीर की कोशिकाओं को जोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। बात आया समझ में? और आप सभी को पता है कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को छोटा छोटा गोल गोल जो आप लोगों को यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है हल्के रूप में, यही दोस्तों ऊतक की कोशिका है। ये क्या है? ऊतक की कोशिका है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप वाहिका देख रहे हैं लाल रूप में, देखिए बाबू, यहाँ पर जो आप लाल रूप में वाहिका देख रहे हैं, इस वाहिका को कहा जाता है धमनी। अगर पतला होगा तो आप कह सकते हैं धमनिकाएं, अर्थात आप इसको धमनिका बोल सकते हैं। धमनिका क्या बोल सकते हैं? धमनिका आप इसको बोल सकते हैं। महाधमनी बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्या है दोस्तों? ये है सीरा। आप इसको सिरिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिरिका। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बोला गया है शरीर के अधिकांश ऊतक में, अर्थात ऊतक की कोशिकाओं में, ठीक है, शरीर के अधिकांश ऊतक में रुधिर कोशिकाओं के बीचों बीच लासिका कोशिकाएं फैली रहती है। ये अपने स्वतंत्र छोर पर बंद रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही गौर से आप लोग इस फिगर को देखना बाबू। जितना मैं आप लोगों को सही सही बता रहा हूँ और आसान तरीके से बता रहा हूँ, उतना आसान तरीके से कोई भी आप लोगों को पूरे YouTube पर नहीं बताएगा, चाहे वो अपने आप का कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो। मेरा प्रयास रहता है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको बिल्कुल भी अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जिनको बिल्कुल भी अच्छा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, जो बिल्कुल भी किताब में लिखे हुए बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी समझ जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। बात आया समझ में? तो देखिए, इसमें बाबू समझना, आप सभी को पता है कि लाल रंग की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं नहीं, लाल रंग की जो वाहिकाएं होती हैं उसे कहा जाता है धमनी, और ब्लू कलर की जो वाहिकाएं होती हैं उसे कहा जाता है सीरा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे शरीर की जो धमनिकाएं होती हैं, जो धमनी होती है, वो हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों में, हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों में उपस्थित कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त का संचार करती है। कौन? तो दोस्तों ये जो धमनी है, धमनिकाएं शुद्ध रक्त का संचार करती है। लेकिन अगर हम बात करें सिराओं का, तो सिराओं जो है वो क्या करती हैं दोस्तों कि हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करते हैं। हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से, हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं से, आप भाग समझना ना, कोशिका मत समझना। कोशिका से जानते क्या करता है? कोशिका से जो अशुद्ध गैस है ना, उसी को दोस्तों वो ग्रहण करता है। कौन? तो अशुद्ध रक्त। बात आया समझ में? सिरा में प्रवाहित होने वाले जो रक्त हैं वो हमारे शरीर के कोशिका में उपस्थित जो अशुद्ध गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को दोस्तों अवशोषित करते हैं, उसी को अपने रक्त में शामिल करते हैं। बात आया समझ में? तो सिरा में प्रवाहित होने वाले जो रक्त होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर के सभी भागों से, हमारे शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध पदार्थों का, या कह सकते हैं दोस्तों, आप इसको ऐसा समझिएगा, ठीक है,
हमारे शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त का संचार हृदय की ओर करते हैं। कौन? तो शिरा। बस आप इतना समझना, ठीक है। धमनी क्या करता है? धमनी दोस्तों हृदय से रक्त को लेकर हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त है। हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर हमारे शरीर के सभी भागों तक धमनी पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें शिरा का, तो दोस्तों शिरा हमारे शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त का संचार हमारे शरीर के हृदय तक करता है, और फिर उस रक्त का बाबू जो सफाई है, जो उसका शुद्धिकरण है, वो कहाँ होता है? वो होता है हमारे शरीर के फेफड़े में। बताया समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, आप लोगों को समझाने का मेरा आशय ये हुआ दोस्तों कि जो आप यहाँ पर लाल कलर का पाइप देख रहे हैं ना, यही है धमनी। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर रक्त का संचार ऊपर की तरफ हो रहा है ना। रक्त का जो संचार है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, और ऊपर की तरफ जब हो रहा है तो दोस्तों सभी भागों में देख सकते हैं रक्त इन पाइपों की सहायता से, इन केशिकाओं की सहायता से, धमनी से आने वाला जो रक्त है वो बाबू इन केशिकाओं की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ ये ना है धमनी, समझना जी। देखो ये है शिरा, ये है धमनी। तो दोस्तों मानकर चलते हैं कि ये जो धमनी है वो हृदय से जुड़ा हुआ है। यहीं पर हृदय है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हृदय है, ठीक है। हृदय से जुड़ा हुआ है धमनी। तो दोस्तों हृदय से जुड़ा हुआ जो धमनी है, इस धमनी से होते हुए शुद्ध रक्त हमारे शरीर के सभी भागों तक वितरित होगा। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, आप देख सकते हैं पाइप की सहायता से क्या हो रहा है? वितरित हो रहा है। ये चौथा भाग। तो इसी तरीके से वाहिकाओं की सहायता से, इसी तरीके से धमनिकाओं की सहायता से जो शुद्ध रक्त होते हैं वो हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर बाबू शिरा का, तो देखिए हम मान लेते हैं कि शिरा किससे जुड़ा है? तो दोस्तों हृदय से जुड़ा है। तो बाबू शिरा क्या करता है पता है? शिरा धमनी का उल्टा काम करता है। धमनी क्या करता है? धमनी दोस्तों हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें शिरा का, तो दोस्तों शिरा क्या करता है कि हमारे शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त का संचार हृदय तक करता है। देख सकते हैं यही भाग है। देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, समझना यहाँ पर, और अगला है यहाँ पर चौथा भाग। तो इन सभी भागों से देख सकते हैं, इन सभी भागों से अशुद्ध रक्तों को लिया। कौन? तो बाबू शिरा। अशुद्ध रक्तों का संचार हो रहा है किसके माध्यम से? तो बाबू सिरिकाओं के माध्यम से, है ना ब्लू कलर का, यही है सिरिकाएं, और हाई हो जाएगा शिरा। बताया समझ में? तो इन सिरिकाओं के माध्यम से दोस्तों अशुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ हो गया? देख सकते हैं अशुद्ध रक्त का प्रवाह इन पाइपों की सहायता से हो गया। कहाँ पर? तो दोस्तों इस पाइप में हो गया। देखिए आ रहा है ना, इस पाइप में तीर का निशान देख रहे हैं ना आप सभी? तीर का निशान आप सभी देख रहे हैं ना बाबू? देखिए तो इस पाइप में आ गया कौन? तो अशुद्ध रक्त है। और यही अशुद्ध रक्त कहाँ चले आएंगे? तो दोस्तों हमारे हृदय में। यहाँ पर मैंने हृदय बनाया था ना आप लोगों के लिए, तो इस हृदय तक पहुँच जाएगा अशुद्ध रक्त। और हृदय क्या करेगा कि अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़े तक पंप कर देगा, ताकि वहाँ पर अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण हो सके। तो दोस्तों जो आप हमारे शरीर में स्थित धमनिकाएं और सिरिकाएं देख रहे हैं, इन्हीं धमनिकाएं और सिरिकाओं के बीच जो लासिका वाहिकाएं होती हैं वो फैली रहती हैं। देख सकते हैं हमारे शरीर के धमनिकाएं और सिरिकाओं के बीच लासिका वाहिकाएं फैली रहती है। लासिका वाहिकाएं वितरित रहती है हमारे शरीर के कोशिकाओं के बीचों बीच। देखिए बाबू हरा कलर का जो आप देख रहे हैं ना, ये हरा कलर का जो आप ये पाइप देख रहे हैं हरा कलर का, देखिए ये जो आप पाइप देख रहे हैं हरा कलर का, ये पाइप जो देख रहे हैं हरा कलर का आप, ठीक है, ये जो आप पाइप देख रहे हैं हरा कलर का, इसी को कहा जाता है लासिका वाहिका। क्या कहते हैं इसको? लासिका वाहिका। और ये वाहिकाएं बाबू कहाँ पर हैं? तो ये वाहिकाएं धमनी और शिरा के बीचों बीच स्थित है, अर्थात धमनी और शिराओं के बीच स्थित है। बात आया समझ में? और किसके बीच है? तो बाबू कोशिकाओं के। देख सकते हैं ये कोशिका है, ये भी कोशिका है, तो कोशिकाओं के बीचों बीच स्थित है कौन? तो लासिका वाहिकाएं। और यही वाहिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर, लासिका वाहिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर लासिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यही बाबू इसमें कहा गया है। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो लासिका वाहिका होती हैं वो लासिका वाहिका दोस्तों हमारे शरीर के
सीरा और धमनी इन दोनों के बीच स्थित रहती है, क्योंकि हमारे शरीर की सिराएं और धमनिकाएं कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। तो कोशिकाओं के बीचों बीच कौन जुड़ा हुआ होता है बाबू? कोशिकाओं के बीचों बीच कौन स्थित रहता है? तो दोस्तों हमारे शरीर की लसिका वाहिकाएं। बताया समझ में आप सभी को? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बोला गया है शरीर के अधिकांश ऊतक में रुधिर कोशिकाओं के बीचों बीच लसिका केशिकाएं फैली रहती है। ठीक है, रुधिर कोशिकाओं के बीचों बीच, इसी को बोलेंगे रुधिर कोशिका। रुधिर कोशिका इसी को बोलेंगे, ठीक ना? आप इसको कोशिका मत बोलिए, रुधिर केशिका बोल दीजिए। क्या बोलेंगे? रुधिर केशिका। रक्त का प्रवाह करने वाली केशिका क्या कहलाएगी? रुधिर केशिका कहलाएगी। कोशिका मत बोलना, केशिका बोलना, ठीक है? तो हाँ, ये दोनों है बाबू, यही दोनों क्या है? यही दोनों है रुधिर केशिका। और रुधिर केशिकाओं के बीच कोशिकाओं के पास कौन स्थित है? तो दोस्तों लसिका वाहिकाएं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी फिगर के माध्यम से? ठीक है, मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कहा गया है ये अपने स्वतंत्र छोर पर बंद रहती है। देख सकते हैं बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्र छोर है। देखिए लसिका का जो बाबू सीमा है वो कोशिका तक ही है ना? कोशिका तक सीमा। यहाँ पर भी देख सकते हैं लसिका का सीमा कहाँ तक है? कोशिका तक ही है, यानी यहीं तक है। कोशिका छोड़ो ना, लसिका और धमनी का सीमा यहीं तक है, यहीं तक। लेकिन दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों ये लसिका वाहिका का ही एक भाग है। ये इसका दोस्तों स्वतंत्र छोर है। तो स्वतंत्र छोर पर जो लसिका होती है, स्वतंत्र छोर पर जो लसिका वाहिका होती है वो बंद होती है, वो बिल्कुल भी खुली नहीं रहती है। इसी प्रकार से अगर आप नीचे देखोगे बाबू, नीचे तो देख सकते हैं नीचे भी क्या है? तो नीचे भी बंद है। आप देख सकते हैं ये क्या है? ये स्वतंत्र छोर है लसिका वाहिकाओं का, ये स्वतंत्र छोर है। और ये छोर क्या है? तो बंद है। आप लोग समझ कर रखना, ठीक है? इधर है रुधिर केशिकाएं, इधर भी है रुधिर केशिकाएं, और ये सब है कोशिकाएं। तो दोस्तों यहाँ पर कोशिकाओं के बीच स्थित जो लसिका वाहिकाएं हैं वो अपने स्वतंत्र छोर पर बंद है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं बाबू कि जो हमारे शरीर में लसिका तंत्र से जुड़ी हुई लसिका केशिकाएं होती हैं वो दोस्तों अपने स्वतंत्र छोर पर बंद रहती है। इनकी गुहा चौड़ी और असममित होती है। इनकी गुहा चौड़ी, आप देख सकते हैं इनका जो बाबू क्षेत्र है, जो गुहा है वो क्या है? काफ़ी चौड़ा है। ऐसा ही गुहा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा है और असममित है, अर्थात बिल्कुल भी बराबर नहीं है। दोनों गुहा आपस में बराबर नहीं है। बताया समझ में? आगे है इनमें कोई दबाव नहीं होता है। इनकी भित्ति पतली, इनकी भित्ति यानी कि सतह बाबू, जिस प्रकार से सीरा और धमनी के सतह होते हैं, सिरिकाओं और धमनिकाओं के सतह होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों लसिका वाहिकाओं के भी सतह होते हैं, जिसे हम सतह या फिर भित्ति के नाम से जानते हैं। बताया समझ में? परत या फिर भित्ति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इनकी भित्ति, लसिका वाहिकाओं की भित्ति, लसिका वाहिकाओं की सतह इतना पतला होता है कि उससे होकर जीवाणु, कोशीय मलबा तथा कोलाइडल कण आर पार जा सकते हैं। आर पर क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर बाबू एक पाइप बनाया। मान लेते हैं दोस्तों कि ये पाइप किसका पाइप है? तो दोस्तों ये पाइप है लसिका तंत्र का, यानी कि यह क्या है? यह दोस्तों लसिका वाहिका है। तो जो आप यहाँ पर परत देख रहे हैं ऊपर का, यही दोस्तों कहलाएगा लसिका वाहिका का परत या फिर सतह या फिर दोस्तों कहलाएगा भित्ति। तो यह भित्ति इतना पतला होता है, यह भित्ति इतना कोमल होता है कि बाबू इस भित्ति से होकर कोशिका से निकलने वाले जो द्रव होते हैं या फिर कोशिका से निकलने वाले, क्योंकि कोशिका के संपर्क में रहता है कौन? कोशिका के संपर्क में रहता है, कोशिका से जुड़ा रहता है कौन? तो लसिका वाहिकाएं। तो बाबू लसिका वाहिकाएं जब हमारे शरीर के कोशिकाओं से जुड़े होते हैं, हमारे शरीर के ऊतकों से जुड़े होते हैं, तो बाबू कोशिकाओं से आने वाले जो भी द्रव होते हैं या जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं या जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वो दोस्तों चले आते हैं किस में? तो वो चले आते हैं दोस्तों लसिका वाहिकाओं में। किस में चले आते हैं? लसिका वाहिकाओं में। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर के
रक्त वाहिकाओं में, हमारे शरीर के रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले जो रक्त हैं वो दोस्तों हमारे शरीर के रक्त केशिकाओं से। बाबू, हमारे शरीर के जो रक्त वाहिकाएं होते हैं ना, उन वाहिकाओं के सतह तो बिल्कुल भी कोमल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के जो रक्त केशिकाएं होती हैं, चाहे वो केशिकाएं सिरा के हो चाहे वो केशिकाएं धमनी के हो, बात है समझ में, उनके सतह इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि बाबू उनसे होकर जो द्रवीय पदार्थ होता है, उनसे होकर जो द्रव होता है, रक्त में उपस्थित जो प्लाज्मा होता है, वो दोस्तों चला आता है किसमें, तो वो दोस्तों विसरण के कारण चला आता है लासिका वाहिका में। लासिका वाहिका में जब रक्त वाहिनियों से, रक्त वाहिकाओं से रक्त का प्लाज्मा वाला भाग हमारे शरीर के लासिका वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है, तो दोस्तों वही द्रव्य पदार्थ कहलाता है लासिका। ना समझे, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। मैंने आप सभी को अभी क्या बताया, मैंने आप सभी को अभी यह बताया दोस्तों कि हमारे शरीर के धमनी और सिरा, इनके परत उतने मुलायम नहीं होते जितने कि इनके केशिकाओं के होते हैं। बताया समझ में। जब धमनी छोटे छोटे धमनिकाओं में परिवर्तित हो जाती है और फिर ये धमनिकाएं छोटे छोटे पतले पतले दोस्तों केशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, तो इन केशिकाओं के परत इतने मुलायम होते हैं जितने कि इनके धमनियों के परत मुलायम नहीं होते हैं, धमनिकाओं के परत मुलायम नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों सीरा और सिरिकाओं के परत उतने मुलायम नहीं होते हैं जितने कि सिरा से जुड़े हुए केशिकाओं के होते हैं। तो दोस्तों केशिकाओं में प्रवाहित होने वाले जो रक्त हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिरा का केशिका हो चाहे धमनी का केशिका हो, उसमें रक्त का ही संचार होगा। तो बाबू जब केशिका के परत जब अर्धपारगमय हो जाते हैं, जब पतले हो जाते हैं, बहुत ही मुलायम हो जाते हैं, भित्ति जब कमजोर हो जाती है, तो बाबू उस भित्ति से, उस सतह से रक्त का जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, प्लाज्मा वाला भाग आपको पता है ना, अगर प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं ना हो, आरबीसी ना हो, तो लाल रक्त कणिकाएं ना होने के कारण, आरबीसी ना होने के कारण हमारे शरीर के रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले रक्त का रंग बिल्कुल भी लाल नहीं होगा। बताया ना समझ में। तो दोस्तों हमारे शरीर के रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले जो रक्त हैं, उस रक्त का जो प्लाज्मा वाला भाग है, वही भाग दोस्तों क्या होता है कि हमारे शरीर के लासिका वाहिकाओं के परत से होकर चला आता है। हमारे शरीर के जो लासिका वाहिकाएं आप देख रहे हैं ना, तो लासिका वाहिकाओं के जो परत होते हैं, उस परत से होकर लासिका वाहिका में आ जाता है। किस में आ जाता है? लासिका वाहिका में आ जाता है। और लासिका वाहिका में आकर बाबू वो क्या करता है कि WBC के साथ जुड़कर हमारे शरीर के रुधिर वाहिकाओं से केवल प्लाज्मा नहीं निकलता, बल्कि प्लाज्मा के साथ साथ दोस्तों जो हमारे शरीर के रुधिर केशिकाओं में, रुधिर बाबू जो वाहिकाएं हैं, उनमें जो WBC होते हैं, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होते हैं, वो भी प्लाज्मा के साथ जो केशिकाएं हैं ना दोस्तों, लासिका जो केशिकाएं हैं, लासिका जो वाहिकाएं हैं, उनमें चले आते हैं। बात आप लोग समझ रहे हैं, मैंने जो आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। जब आ जाते हैं लासिका वाहिकाओं में, तब जाकर यही पदार्थ कहलाते हैं लासिका। क्या कहलाते हैं? लासिका। अगर अभी भी ना समझे तो समझना, मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ, समझना। देखिए आप सभी को पता है कि रुधिर वाहिकाओं में रक्त का संचार होता है, ठीक है। रुधिर वाहिकाओं में किसका संचार होता है? रक्त का संचार होता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो लासिका की वाहिकाएं होती हैं, लासिका की जो नली होती हैं, उनके परत बहुत ही पतले होते हैं। इतने पतले होते हैं कि उस परत से कोशिका से निकलने वाले पदार्थ आराम से आर पार हो सकते हैं। आराम से क्या हो सकते हैं? आर पार हो सकते हैं। तो दोस्तों जब हमारे शरीर के धमनी और सिरा के नली केशिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, पतले पतले नलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनकी भित्ति भी, उनके सतह भी काफ़ी दोस्तों पतले हो जाते हैं, अर्धपारगमय हो जाते हैं। इतने दोस्तों पतले हो जाते हैं कि उस भित्ति से होकर जो रक्त है ना, उस रक्त का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, अर्थात रक्त आर पार हो जाते हैं।
ठीक है, पतली केशिकाओं से, रक्त के पतली केशिकाओं से रक्त बाहर निकल जाते हैं। तो रक्त बाहर नहीं निकलता, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ रक्त बाहर निकल जाता है, तो रक्त बाहर नहीं निकलता बल्कि रक्त का जो भाग है पहला प्लाज्मा वो बाहर निकलता है। बाहर दोस्तों केवल प्लाज्मा नहीं निकलता बल्कि रक्त में उपस्थित जो प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं का जो दूसरा भाग WBC है, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, वो भी बाहर निकलती है। अर्थात प्लाज्मा और WBC, प्लाज्मा और श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये दोनों एक साथ जुड़कर रक्त वाहिकाओं से बाहर निकलते हैं और रक्त वाहिकाओं से बाहर निकलकर विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो लसिका वाहिकाएं हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं। मैंने बताया ना बाबू, मैंने आप लोगों को बताया कि लसिका वाहिकाओं के जो सतह होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। तो पतली सतह होने के कारण ही, अर्धपारगमय सतह होने के कारण ही, पारगमय सतह होने के कारण ही लसिका वाहिकाओं में, रक्त वाहिकाओं से निकलने वाले प्लाज्मा युक्त जो WBC के कण होते हैं वो दोस्तों प्रवेश कर जाते हैं। और यही दोस्तों द्रव क्या कहलाते हैं? यही द्रव कहलाते हैं दोस्तों लसिका। यही क्या कहलाते हैं? लसिका। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा भी एक प्रकार का रंगहीन द्रव होता है, वो भी एक प्रकार का हल्का पीला द्रव होता है। कौन? तो प्लाज्मा। तो दोस्तों जब प्लाज्मा श्वेत रुधिर कणिकाओं के साथ हमारे शरीर के रुधिर वाहिकाओं से बाहर निकलकर हमारे शरीर के लसिका वाहिकाओं के परत से होकर लसिका वाहिकाओं में प्रवेश करता है, तो दोस्तों यही द्रव क्या कहलाता है? यही द्रव कहलाता है लसिका, जिसे हम अंग्रेजी में लिम्फ के नाम से जानते हैं। दोस्तों लसिका में हेमोग्लोबिन ना होने के कारण, लसिका में RBC कणों का ना होने के कारण दोस्तों लसिका का जो रंग होता है वो होता है रंगहीन, अर्थात श्वेत या फिर हल्का सा पीला। क्योंकि प्लाज्मा भी क्या होता है? प्लाज्मा भी दोस्तों हल्का पीला ही होता है, इसलिए जो लसिका है वो भी हल्का पीला ही द्रव होता है। अब मुझे समझ में आ चुका है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बताया समझ में दोस्तों? समझ गए ना? कुछ भी नहीं है बाबू, जैसा आपका रक्त है ना शरीर में, जैसा रक्त है वैसा ही लसिका है। फर्क इतना है कि बाबू रक्त में होते हैं RBC, रक्त में होते हैं पटिकाणु, लेकिन जो लसिका होता है उसमें बिल्कुल भी RBC नहीं होते हैं, उसमें बिल्कुल भी प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, उसमें बिल्कुल भी पटिकाणु नहीं होते हैं। बताया समझ में? उसमें केवल और केवल लसिका वाहिकाओं में केवल और केवल रक्त के दो ही भाग होते हैं। पहला दोस्तों रक्त के पहला भाग होता है, हाँ रक्त के दो भाग होते हैं, एगो प्लाज्मा और एगो दोस्तों WBC। बताया समझ में? यही दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लसिका का निर्माण करते हैं और कुछ भी लसिका में नहीं है। रक्त क्या करता है कि हमारे शरीर के सभी भागों में शुद्ध गैस का संचार करता है हमारे कोशिकाओं से। ठीक है, रक्त बाबू हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन गैस का प्रवाह करता है, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन गैस को पहुंचाने का काम करता है। कौन? तो दोस्तों हमारे शरीर के रक्त। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लसिका का, तो दोस्तों लसिका क्या करता है? लसिका भी यही काम करता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। जितना मात्रा में रक्त काम करता है उतना मात्रा में बिल्कुल भी लसिका काम नहीं करता। लसिका दोस्तों बिल्कुल भी उतना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि लसिका की जो ऊर्जा होती है, लसिका की जो क्षमता होती है वो रक्त की तुलना में बहुत ही कम होती है। इसी कारण वो ज़्यादा पोषक तत्व हमारे शरीर के कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाता। बात आया समझ में? पोषक तत्वों को पहुंचाने का जो काम करता है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी गैसों को पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है दोस्तों हमारे शरीर का रक्त। और हमारे शरीर के कोशिकाओं में, हमारे शरीर के ऊतक द्रव के कोशिकाओं में बनने वाले, हमारे शरीर के ऊतक द्रव में बनने वाले जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के कोशिका में बनने वाले जो भी बाबू वर्ज्य पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, किसके कारण? तो वायवीय शोषण के कारण। वायवीय शोषण के कारण जब हमारे शरीर के कोशिकाओं में वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, तो ये हानिकारक पदार्थ, ये वर्ज्य पदार्थ दोस्तों हमारे कोशिकाओं से बाहर निकलकर लसिका वाहिकाओं में ही प्रवेश करते हैं। किसमें? लसिका वाहिकाओं में ही प्रवेश करते हैं विसरण प्रक्रिया के द्वारा। आप जानते हैं कि विसरण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे
कोई पदार्थ अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आगे बढ़ता है। कोशिका द्रव में जब वायवीय श्वसन के कारण ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने के कारण जब वर्ज्य पदार्थ का निर्माण होता है, या फिर जब बाबू ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और पूर्ण ऑक्सीकरण होने के कारण भी जब पोषक तत्व से बच जाते हैं, तो ये पोषक तत्व चले आते हैं कोशिका से बाहर निकलकर किसमें, तो दोस्तों कोशिका से बाहर निकलकर चल आते हैं लासिका वाहिका में। किसमें? लासिका वाहिका में। तो इस प्रकार से जो लासिका होता है वो दोस्तों क्या करता है कि हमारे शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों को भी पहुंचाने का काम करता है, बहुत ही कम मात्रा में, ना कि ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के सभी भागों तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम रक्त करता है। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक शुद्ध ऑक्सीजन को, शुद्ध गैस को पहुंचाने का काम रक्त ही करता है, और हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं से अशुद्ध गैस को लेकर, अशुद्ध पदार्थों को लेकर, अशुद्ध गैस देखिए ना, अशुद्ध गैस समझना, अशुद्ध गैसों को लेकर हमारे हृदय तक पहुंचाने का काम भी रक्त ही करता है, ना कि लासिका। लासिका का काम होता है वर्ज्य पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालकर, खराब पदार्थों को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को, हमारे शरीर के दूषित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालकर अपने में शामिल करके उसे वैसे स्थानों तक पहुँचाना होता है जहाँ से उसका उत्सर्जन हो सके, जहाँ से उस पदार्थ का निष्कासन हो सके। बताया समझ में? तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपने स्वतंत्र छोर पर बंद रहती है। इनकी गुहा चौड़ी और असममित होती है। इनमें कोई दबाव नहीं होता। जितना दबाव रक्त में होता है उतना दबाव बिल्कुल भी लासिका में नहीं होता। लासिका वाहिकाओं में बहने वाले जो लासिका द्रव है उसमें बाबू उतना दबाव नहीं होता, उतना प्रेशर नहीं होता। दबाव बहुत ही ज़्यादा होता है हमारे शरीर के रुधिर वाहिकाओं में। इसी कारण दोस्तों दबाव के कारण ही जो रक्त होते हैं वो दोस्तों प्रवाहित होते हैं बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही स्पीड के साथ। लेकिन लासिका वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले लासिका के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, आगे देख सकते हैं इनकी भीति, इनकी सतह इतनी पतली होती है कि उससे होकर जीवाणु, कोशीय मलबा तथा कोलाइडल पदार्थ के कण आर पार जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अतः ऊतक द्रव यानी कि ऊतक के कोशिकाओं के द्रव की बढ़ी हुई मात्रा का शेष भाग लासिका केशिकाओं में चला जाता है। लासिका की जो नलियां हैं उसमें चला जाता है। बात समझ में आया आप लोगों को? देखिए बाबू, यहाँ पर आप सभी जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप हरा हरा देख रहे हैं, हरा हरा, यही है आपका लासिका वाहिकाएं। और लासिका वाहिकाएं में जो आप गोल गोल बिंदु जैसा देख रहे हैं इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है नोड, यानी कि लासिका घुंडी। इसको क्या बोलते हैं? लासिका घुंडी या फिर लासिका गांठ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इस तरीके से पूरे हमारे शरीर में जो लासिका वाहिकाएं हैं वो फैली रहती हैं और पूरे शरीर में फैलकर अपना पूरा विस्तार करके पूरे हमारे शरीर में बाबू लासिका वाहिकाएं मानव शरीर में पूरा फैलकर लासिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर जो ये फिगर है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका है। लासिका वाहिकाएं कोशिकाओं के बीचों बीच स्थित रहती है, अर्थात कोशिका के संपर्क में रहती है। जिस प्रकार से रुधिर वाहिकाएं कोशिका के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से जो लासिका है वो भी कोशिका के संपर्क में रहती है। बताया समझ में? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बोला गया है अनेक लासिका केशिकाएं मिलकर बृहत लासिका वाहिकाएं बनाती है जो अंततः रुधिर परिसंचरण तंत्र की बड़ी शिराओं में जाकर खुलती है। बाबू, रुधिर परिसंचरण तंत्र की बड़ी शिरा क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो बड़ी शिरा है वो है दोस्तों महाशिरा। वो क्या है? वो है महाशिरा। महाशिरा में ही जाकर खुलती है कौन? तो दोस्तों लासिका वाहिकाएं। पहले दोस्तों आप ये समझो कि हमारे शरीर के सभी अंगों तक, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक जो लासिका वाहिकाएं हैं वो केशिकाओं के रूप में फैले होते हैं। ये लासिका केशिकाएं दोस्तों क्या होती हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़कर, ठीक है, लासिका वाहिकाएं
लासिका केशिकाएं, वाहिकाएं नहीं, लासिका केशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर लासिका वाहिकाएं बनाती है। फिर लासिका वाहिकाएं से लासिका वाहिनिकाएं बनाती है और यही लासिका वाहिनिकाएं किससे जुड़ती हैं? तो दोस्तों हमारे शरीर के महाशिरा से जुड़ती हैं। महाशिरा में ही दोस्तों ये खुलती हैं। महाशिरा में क्या होती है? खुलती है। देख सकते हैं, देखिए, देखो बाबू समझना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये है शरीर का विभिन्न भाग। ठीक है, यहाँ पर जो आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे जो आप आकृति देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शरीर का विभिन्न भाग। तो शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है हमारे शरीर की सिरा भी और हमारे शरीर की धमनी भी, और हमारे शरीर के सभी भागों से, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से ही जुड़ा हुआ है कौन? तो दोस्तों लासिका वाहिकाएं। लेकिन जो लासिका वाहिकाएं हैं वो कहाँ खुलता है? सिरा खुलता है हृदय में, धमनी भी खुलता है हृदय में, लेकिन जो लासिका वाहिकाएं हैं वो खुलता है दोस्तों कहाँ? तो बाबू महाशिरा में। हृदय से जुड़े हुए सिरा को क्या कहा जाता है? हृदय से जुड़े हुए सिरा को कहा जाता है दोस्तों महाशिरा। तो महाशिरा में ही जाकर खुलता है कौन? तो दोस्तों लासिका वाहिका। आप देख सकते हैं लासिका वाहिका खुला है कहाँ पर? तो सिरा में। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो हमारे शरीर के लासिका तंत्र से जुड़े हुए लासिका वाहिका होती है वो हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र से जुड़े हुए सिरा में ही जाकर क्यों खुलता है? महाशिरा में ही जाकर क्यों खुलता है? धमनी में जाकर क्यों नहीं खुलता? महाधमनी के साथ जुड़कर क्यों नहीं खुलता? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो लासिका होता है वो क्या करता है कि हमारे शरीर के कोशिकाओं में बनने वाले अशुद्ध पदार्थों का परिवहन करता है। लासिका क्या करता है? लासिका हमारे शरीर के अशुद्ध पदार्थों को, हमारे शरीर के कोशिकाओं में बनने वाले वर्ज्य पदार्थों को, हमारे शरीर के कोशिकाओं में बनने वाले जो खराब पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका ही दोस्तों वो स्थानांतरण करती है, उनका ही दोस्तों वो क्या करती है? उनका ही वो दोस्तों परिवहन करती है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त का संचार करने वाला जो वाहिका होता है वो होता है सिरा। सिरा में ही अशुद्ध रक्त का संचार होता है। सिरा में बहने वाले रक्त में ही अशुद्ध पदार्थ के कण उपस्थित रहते हैं और साथ ही जो अशुद्ध गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी उपस्थित रहता है। तो जब बाबू जिस मार्ग से अशुद्ध पदार्थों का प्रवाह हो रहा है, जिस मार्ग से अशुद्ध पदार्थों का, वर्ज्य पदार्थों का, प्रदूषित पदार्थों का परिवहन हो रहा है, उसी मार्ग में न जाकर खुलेगा कौन? तो उसी मार्ग में न जाकर खुलेगा बाबू लासिका वाहिका, क्योंकि लासिका वाहिकाओं में भी अशुद्ध पदार्थों का ही प्रवाह हो रहा है। लासिका वाहिकाओं में भी खराब पदार्थों का, वर्ज्य पदार्थों का ही प्रवाह हो रहा है, परिवहन हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों जो लासिका वाहिकाएं होती हैं वो कहाँ जाकर खुलती हैं? तो दोस्तों वो खुलती हैं सिरा में। जब लासिका वाहिकाएं में उपस्थित लासिका सिरा में उपस्थित रक्त के साथ मिल जाती है तो वो लासिका रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लासिका किस रूप में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों लासिका रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लासिका वाहिका में उपस्थित प्लाज्मा और WBC ये दोनों सिरा में जाकर मिलकर, सिरा के रक्त के साथ मिलकर रक्त ही बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रक्त ही बन जाते हैं। बताया समझ में आप लोगों को? इसलिए जो लासिका वाहिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर के धमनी में नहीं खुलती, क्योंकि महाधमनी में शुद्ध रक्त का संचार होता है। अगर दोस्तों हमारे शरीर की लासिका वाहिकाएं धमनी में खुलती तो हमारे शरीर के धमनी में प्रवाहित होने वाले जो शुद्ध रक्त होंगे वो प्रदूषित हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसी कारण जो वाहिकाएं होते हैं लासिका के वो खुलते हैं किस में? तो सिरा में, क्योंकि सिरा में पहले से ही ऑलरेडी अशुद्ध रक्त का संचार हो रहा होता है। इसलिए अशुद्ध पदार्थों का संचार करने वाली जो लासिका होती है वो सिरा में जाकर खुलती है। ठीक, यही चीज़ इधर बताया गया है, देख सकते हैं, यही चीज़ इधर बाबू बताया गया है, देख सकते हैं। अनेक लासिका केशिकाएं मिलकर बृहत लासिका वाहिकाएं बनाती हैं जो अंततः रुधिर परिसंचरण तंत्र की बड़ी सिराओं में जाकर खुलती है।
बताया मैं समझ में ना बाबू आप लोगों को। ये मत सोचना आप लोग ये मत सोचना कि जो लासिका वाहिकाएं में प्रवाहित होने वाली लासिका है वो केवल वर्ज्य पदार्थों का ही स्थानांतरण करती है, खराब पदार्थों का ही, प्रदूषित पदार्थों का ही, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का ही स्थानांतरण करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वर्ज्य पदार्थों के साथ साथ जो पोषक तत्व वाले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर को हमारे शरीर की पोषक तत्व की पुनः पूर्ति करने वाले जो पोषक युक्त पदार्थ होते हैं, पोषक युक्त पदार्थ वो भी प्रवाहित होते हैं किससे? तो लासिका वाहिकाओं से। बताया समझ में? ठीक है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्या है बाबू? ये सब कोशिकाएं हैं जो गोल गोल देख रहे हैं ना, ये गोल गोल ये क्या कहलाते हैं? ये गोल गोल कहलाते हैं बाबू कोशिका, ये कहलाते हैं कोशिका। ठीक है। और कोशिकाओं के ही संपर्क में रहते हैं परिसंचरण तंत्र की वाहिकाएं और लासिका तंत्र की वाहिकाएं। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं फिगर में। नीचे फिगर में बाबू आप देख सकते हैं, देखिए नीचे फिगर में मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जुड़े हुए जो लासिका वाहिकाएं होती हैं वो जाकर खुलती हैं किस में? तो बाबू शिरा में। तो दोस्तों हमारे शरीर के शिरा में केवल शरीर के संपूर्ण अंगों से शरीर के सभी भागों कहने का मतलब है हमारे शरीर के केवल गर्दन के निचले वाले भागों से ही नहीं, हमारे शरीर के गर्दन के निचले वाले भागों से ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के गर्दन के जो ऊपर वाला भाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मूड़ी है, उससे जुड़े हुए जो लासिकाएं होते हैं, उससे जुड़े हुए जो लासिका वाहिकाएं होते हैं वो भी खुलते हैं कहाँ पर? तो बाबू वो भी खुलते हैं हमारे शरीर के शिरा वाहिका में ही। ठीक है, देख सकते हैं शिरा वाहिका है ना, शिरा वाहिका में ही खुलते हैं। आप यहाँ पर बाबू देख सकते हैं शरीर के निचले भागों से होते हुए बाबू लासिका वाहिकाएं जुड़ गए हैं शिरा से, और शरीर के जो ऊपरी भाग है हमारा मस्तिष्क, वहाँ से भी बाबू होते हुए जो लासिका वाहिका है वो जुड़ गया है किस में? तो दोस्तों वो जुड़ गया है शिरा वाहिका में। और शिरा वाहिका से जुड़कर दोस्तों वो क्या करता है? वर्ज्य पदार्थों का स्थानांतरण कर देता है। बताया समझ में? तो ये मत सोचना कि केवल हमारे शरीर के निचले भागों से ही लासिका वाहिकाएं, देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझना बाबू। आप सभी ये मत समझना कि हमारे शरीर के गर्दन के नीचे वाले भाग जो होते हैं, हमारे शरीर के गर्दन के नीचे वाले कुल जितने सारे कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं से जुड़े हुए जो लासिका वाहिकाएं होती हैं वही वाहिकाएं केवल हमारे शरीर के जो शिरा है ना, शिरा उससे जाकर जुड़ती है, उसमें खुलती है। ये मत समझना, बल्कि दोस्तों आप ये समझना कि हमारे शरीर के निचले जितने भी भाग हैं उन भागों से जुड़े हुए वाहिकाएं हमारे शरीर के शिरा में तो खुलती है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है मस्तिष्क, मूड़ी, तो मूड़ी में जितने भी हमारे शरीर के मस्तिष्क में जितने भी लासिका वाहिकाएं हैं वे लासिका वाहिकाएं भी कहाँ जाकर खुलती हैं? तो शिरा में ही जाकर खुलती हैं। किस में? तो शिरा में। देख सकते हैं, है ना शिरा, तो बाबू शिरा में ही जाकर खुला है। बात आगे समझ में? चलिए ये देखिएगा बाबू, समझना, अगर कोई पूछे कि लासिका वाहिकाओं में बाल्ब होते हैं, जिस प्रकार से शिरा वाहिकाओं में बाल्ब होते हैं, शिरा वाहिकाओं में बहने वाले अशुद्ध रक्त को उल्टी दिशा में नहीं बहने देते हैं कौन? तो बाबू शिरा बाल्ब। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यह समझना कि जो लासिका वाहिकाएं होते हैं उसमें भी वाल्व होते हैं, उसमें भी कुंडी होती है, यानी कि उसमें भी कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट जो होते हैं वो बाबू लासिका के बहाव को उल्टी दिशा में आने से रोकते हैं, लासिका को बिल्कुल भी दोस्तों पीछे की ओर आने नहीं देते हैं। लासिका जैसे ही पीछे की ओर आती है तो जो बाबू कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। यही कपाट है, देख सकते हैं, यही क्या है बाबू? यही कपाट है, यही कपाट है। लासिका जब अपने दिशा की ओर प्रवाहित होगा तो उस समय कपाट खुलेंगे, लेकिन जैसे ही उल्टी दिशा में प्रवाहित होगा, पीछे की ओर प्रवाहित होगा, तो दोस्तों ये बाल्ब बंद हो जाएंगे, अर्थात लासिका के बहाव को, लासिका के प्रवाह को रोक देंगे। समझ पा रहे हैं? आइए अब हम बात करते हैं लासिका का। तो मैंने आप सभी को लासिका के बारे में बता चुका है कि लासिका किसे कहा जाता है।
मैंने आप लोगों को बताया कि लासिका कुछ नहीं होता बल्कि रक्त का ही एक भाग होता है। रक्त में से अगर हम प्लाज्मा और WBC को बाहर निकाल दें तो यही दोनों भाग एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, तो बाबू बना लेंगे लासिका। क्या बना लेंगे, लासिका बना लेंगे। बताएं समझ में। देखिए कहा गया है परिभाषा में, वैसा रंगहीन या हल्का पीला तरल पदार्थ जो हमारे शरीर में रक्त की तरह ही एक संचार प्रणाली के माध्यम से लासिका वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, उसे लासिका कहते हैं। क्या बताया गया है, कहा गया है वैसा रंगहीन, क्योंकि रंगीन तो होगा ना, क्योंकि लासिका में कोई भी बाबू लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं RBC ना पाए जाने के कारण ही लासिका का जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला या रंगहीन। वैसा रंगहीन या हल्का पीला तरल पदार्थ जो हमारे शरीर में रक्त की तरह ही एक संचार प्रणाली के माध्यम से लासिका वाहिकाओं अर्थात लासिका नालिकाओं में प्रवाहित होता है, उसे कहते हैं लासिका। क्या कहते हैं, लासिका। देख सकते हैं बाबू पीला कलर का है, हल्का पीला कलर का, देखिए है ना, यही लासिका है। यही क्या है, यही बाबू लासिका है। अगर इसमें RBC होता तो इसका भी रंग लाल हो जाता। अच्छा क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्यों हमारे शरीर के रक्त वाहिनियों से प्लाज्मा के साथ केवल WBC ही बाहर निकलता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि हमारे शरीर के रक्त वाहिनियों से प्लाज्मा के साथ केवल और केवल WBC ही बाहर क्यों निकलता, ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे शरीर के प्लाज्मा के साथ WBC बाहर ना निकल कर RBC बाहर निकले, ऐसा क्यों नहीं होता। तो दोस्तों आप समझना, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के लासिका वाहिकाओं में वर्ज्य पदार्थों का परिवहन होता है। वर्ज्य पदार्थ अर्थात प्रदूषित पदार्थों का स्थानांतरण होता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो WBC के कण होते हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रदूषित पदार्थों को खा जाते हैं। जो प्रदूषित पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कण होते हैं या जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसे वो खाकर नष्ट कर देते हैं, उसे वो समाप्त कर देते हैं, अर्थात वो शुद्ध करने का बाबू काम करते हैं। कौन, तो WBC। हमारे रक्त में अगर WBC ना हो तो हमारा रक्त अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हमारा रक्त बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों WBC जब प्लाज्मा के साथ लासिका वाहिकाओं में आता है और लासिका वाहिकाओं में स्थित कुल जितने भी जीवाणु होते हैं, जितने भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उन वर्ज्य पदार्थों से हमारी शरीर की रक्षा करता है। वर्ज्य पदार्थ के साथ उत्पन्न होने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को खत्म करने का, उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। कौन, तो WBC। जबकि ऐसा काम बिल्कुल भी RBC नहीं कर सकता है। RBC केवल दोस्तों हेमोग्लोबिन के साथ, RBC के जो हेमोग्लोबिन है ना, RBC के प्रोटीन के रूप में जो हेमोग्लोबिन है, वो हेमोग्लोबिन दोस्तों ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बना देगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाकर हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा। अगर हम बात करें दोस्तों हमारे शरीर के कोशिकाओं में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो अब हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो कैसे निकलेगा बाबू, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए भी हेमोग्लोबिन की ही आवश्यकता होती है। हेमोग्लोबिन क्या करता है कि हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और यही कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है बाबू, हमारे हृदय तक पहुंचता है, और हृदय क्या करता है कि उसे फेफड़े तक पहुंचा देता है, और वहां से बाबू कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन पुनः से हेमोग्लोबिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बताया समझ में आप लोगों को, ठीक ना। इस तरीके से रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये काम है RBC का, किसका, लाल रक्त कणिकाएं का, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होते हैं हेमोग्लोबिन।
बात है समझ में। इसीलिए दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, वो बिल्कुल भी वे बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती किसमें, तो दोस्तों लासिका में नहीं प्रवेश करती। कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आइए जरा जानते हैं लासिका का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आप सभी को लासिका का निर्माण बता चुका है। नीचे कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं, रक्त जब हमारे देखिए समझना बाबू, कहा गया है रक्त जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवाहित होता है। आप सभी को पता है कि रक्त हमारे शरीर की केशिकाओं में प्रवाहित होता है। कोशिकाओं ना केशिकाओं, केशिका दोनों में अंतर है। केशिका कहलाएगा पतला पतला नली और कोशिका कहलाएगा शरीर का संरचनात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा भाग। बताया समझ में। रक्त जब हमारे शरीर की केशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग केशिकाओं की दीवार से विसरण के द्वारा, रक्त केशिकाओं के सतह से विसरण के द्वारा, क्योंकि विसरण में ही गुण पाया जाता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आने का। बात आया समझ में। विसरण के द्वारा ऊतक की कोशिकाओं के बीच स्थानों में पहुंच जाते हैं। हाई मान लेते हैं एगो कोशिका है, हाई बीच वाला स्थान है, तो इस बीच वाले स्थान में पहुंच जाते हैं। बताया समझ में। हैजा से रक्त का हाई है रक्त नालिका, समझना। हाई हो गया दूगो बाबू कोशिका, ठीक है। हाई हो गया रक्त केशिका जिसमें रक्त का संचार हो रहा है, ठीक है। हाई हो गया रक्त का सतह, तो इस रक्त के सतह से बाहर निकलेगा कौन, तो इस रक्त के सतह से विसरण प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात विसरण प्रक्रिया के द्वारा बाबू इस पारगमय सतह से बाहर निकलेगा WBC के साथ प्लाज्मा। WBC के साथ जब प्लाज्मा बाहर निकलेगा तो वो कहाँ प्रवेश करेगा, तो दो कोशिकाओं के बीच वाले स्थान में घुसेगा, दो कोशिकाओं के बीच वाले स्थान में प्रवेश करेगा। तो बाबू दो कोशिकाओं के बीच वाले स्थान में होता है लासिका वाहिका, लासिका पाइप, तो उसमें क्या करता है, उसमें ही जाकर यह प्रवेश कर जाता है। इस तरीके से दोस्तों लासिका का निर्माण होता है, यही इसमें कहा गया है, ठीक है। विसरण के द्वारा ऊतक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुंच जाता है। इस विसरण के समय रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं लचीली होने के कारण, लचीली कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, वो दोस्तों मतलब काफ़ी इस पर प्रेशर नहीं रहता WBC पर, ठीक ना, प्रेशर दबाव नहीं रहता WBC वाले कोशिकाओं पर। इस विसरण के समय रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं लचीली होने के कारण केशिकाओं की दीवार को छेद कर, यानी कि पार करके, रक्त केशिकाओं के, ना कि लासिका केशिकाओं के, रक्त केशिकाओं के दीवार को छेद कर निकले हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा बाहर निकला है ना, उस प्लाज्मा में ही निकल कर बाहर कौन आ जाता है, तो बाबू WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। बात आया समझ में। आगे कहा गया है ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित ऊतक कोशिकाओं, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को ही ऊतक द्रव या लासिका या फिर अंग्रेजी में लिम्फ कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तो आप लोगों को पक्का समझ में आ गया होगा कि लासिका किसे कहते हैं। अतः लासिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं तो पाई जाती है, परंतु रक्त की तरह लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात RBC नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता चुका है, ठीक है। इसलिए लासिका रंगहीन या कुछ पीला होता है, लाल नहीं होता, क्योंकि WBC बिल्कुल भी लाल रंग करने का काम नहीं करता, ठीक है। अब हम बात करते हैं विशेषताएं में। यहाँ पर लासिका का जो पहला विशेषता है वो ये है कि लासिका तंत्र का हिस्सा होता है। जिस प्रकार से दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा होता है, ठीक है, इसी प्रकार से लासिका तंत्र का हिस्सा कौन होता है, तो लासिका। क्यों, क्योंकि लासिका तंत्र के वाहिकाओं में ही बाबू वो बहता है, उसका प्रवाह लासिका तंत्र से जुड़े हुए लासिका वाहिकाओं में ही होता है, इसलिए लासिका तंत्र का एक भाग होता है। अगला जो भाग है इसमें कहा गया है
रक्त की तरह लासिका भी एक तरल संयोजी ऊतक है। जिस प्रकार से कोशिकाओं को जोड़ने का काम बाबू करता है रक्त, ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों ठीक है इसी प्रकार से जो लासिका वाहिकाएं होती हैं वो भी कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती हैं। इसीलिए रक्त के भांति ही, रक्त के जैसा ही इन्हें भी कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं इसका रासायनिक संगठन। किसका रासायनिक संगठन? लासिका का। लासिका का रासायनिक संगठन रक्त के प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, कैल्शियम और आगे है फास्फोरस आदि अपेक्षाकृत कम होते हैं। अर्थात रक्त की तुलना में पोषक तत्व के रूप में जो प्रोटीन, ऑक्सीजन, कैल्शियम ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये बाबू कम होते हैं। ठीक है, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड और वर्ज्य पदार्थ अधिक होते हैं। मैंने बताया ना, लासिका खराब पदार्थों का विचरण करता है, वर्ज्य पदार्थों का ही परिवहन करता है, अशुद्ध पदार्थों का ही परिवहन करता है। हमारे शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के कारण बनने वाले जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का ही दोस्तों यह परिवहन करता है, ताकि हमारे शरीर से बाबू उसे बाहर निकाला जा सके। ठीक है, आगे देखिए, आगे दोस्तों है लासिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन हमेशा ऊतक की कोशिकाओं में विस्तृत होते रहते हैं। बाबू अगर एक ऊतक में मानकर चलते हैं कि एक ऊतक में अगर पोषक तत्व की मात्रा अधिक है, तो बाबू उस मान लेते हैं कि एक कोशिका में पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है। हमारे शरीर में जब भोजन पच जाता है, तो बाबू भोजन जब हमारे शरीर में पच जाता है, तो उसका जो हमारे शरीर में पचे हुए भोजन का जो भाग होता है वो होता है द्रव्य रूप में। यही द्रव्य रूप हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो बाबू हमारे शरीर के अगर एक कोशिका में पर्याप्त से भी ज़्यादा पोषक तत्व द्रव रूप में होते हैं, तो ये पोषक तत्व क्या होते हैं? ये पोषक तत्व विसरण क्रिया के द्वारा लासिका में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर ये जो लासिका है वो क्या करता है बाबू कि वो दूसरे कोशिका तक पोषक तत्व को पहुंचा देता है। जिस कोशिका में पोषक तत्व की कमी होती है, जिस कोशिका में पोषक तत्व वाले पदार्थों की कमी होती है, पोषक तत्व वाले कणों की कमी होती है, उस कोशिका तक बाबू लासिका, उस कोशिका तक लासिका पोषक पदार्थों को पहुंचा देता है, ताकि हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक समान पोषक पदार्थ पहुंचाए जा सके। ठीक है, समान जो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक जो उपयोगी पदार्थ के कण हैं, जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाने वाले जो पदार्थ के कण हैं, वो पहुंचाए जा सकें। ठीक है, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक समान रूप से। इसीलिए कहा गया है लासिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन हमेशा ऊतक की कोशिकाओं में विसरित होते रहते हैं, और ऊतक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जी पदार्थ लासिका में विसरित होते रहते हैं। अगला है लासिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। जितनी प्रोटीन की मात्रा रक्त में होता है, उतना प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी लासिका में नहीं होता। आगे है यह लासिका केशिकाओं तथा लासिका वाहिकाओं में बहने वाला एक रंगहीन या कुछ पीला द्रव है। जिस प्रकार से रक्त बाबू धमनी या फिर सिराओं में बहता है, ठीक है इसी प्रकार से लासिका केशिकाओं तथा लासिका वाहिकाओं में बहता है। इसका रंग कैसा होता है मैंने बता चुका। लासिका का बहाव अंगों से हृदय की ओर होता है, क्योंकि हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं से अशुद्ध पदार्थों और साथ ही जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो अशुद्ध गैस होते हैं, उनको कहाँ पहुँचाना होता है? तो हृदय तक पहुँचाना होता है। बताया समझ में? हृदय तक इसलिए पहुंचाना होता है क्योंकि हृदय के पास ही किडनी होता है। किडनी क्या करता है? किडनी दोस्तों हमारे शरीर के जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको वो छानता है, उसको वो फिल्टर करता है। ठीक है, इसलिए हृदय की ओर होता है, ना कि हमारे हृदय के नीचे। बताया समझ में? क्वेश्चन आएगा कि लासिका का बहाव हमारे शरीर के किस ओर होता है, तो आप बताना हृदय की ओर। किस ओर? तो हृदय की ओर। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय की ओर होता है, ठीक है इसी प्रकार से लासिका का भी बहाव हमारे शरीर के हृदय की ओर होता है। अब हम बात करते हैं लासिका के कार्य पर। लासिका का पहला कार्य है
यह छोटी आंत से बसीय अम्ल ग्लिसरॉल तथा वसा में घुलनशील विटामिन को शोषित कर शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में ही होता है। जब बाबू हमारे शरीर के छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है तो बाबू भोजन के संपूर्ण पाचन होने से जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को क्या करता है कि जो लासिका है वो क्या करता है कि हमारे शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। अगला है 2 नंबर में, शरीर के भीतर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, पोषक पदार्थों आदि के परिवहन में सहायता करती है। बाबू लासिका शरीर के भीतर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, पोषक पदार्थों आदि के परिवहन में भी सहायक होती है। तीसरा नंबर है, रक्त वाहिनियों में रक्त की मात्रा नियमित बनाए रखती है। रक्त वाहिनियों में रक्त की मात्रा क्या करती है? नियमित बनाए रखती है। कौन? तो बाबू लासिका। बात आया समझ में? ठीक है। अगला है, लासिका शरीर के अंगों एवं ऊतकों में नमी को बनाए रखने में सहायता करती है, क्योंकि लासिका में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा द्रवीय पदार्थ होता है। अगर हमारे रक्त में प्लाज्मा ना हो तो बाबू रक्त से जो नमी होगा वो खत्म हो जाएगा, रक्त में जो बहाव की प्रवृत्ति होगी वो नष्ट हो जाएगी। तो लासिका के कारण ही रक्त में बाबू क्या बना रहता है? तो लासिका के कारण ही रक्त में संतुलन बना रहता है और साथ ही कोशिकाओं के बीच जो नमी होती है वो भी बनी रहती है। ठीक है। 5 नंबर विशेषता में कहा गया है, लासिका में उपस्थित लासिकाणु, लासिका के अणु, लासिका के जीवाणु हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर शरीर के आक्रामक तंत्र को सशक्त बनाता है। ठीक है। आक्रामक ना असंक्रमय, जो संक्रमित अंग नहीं है ना, जो अंग हमारे शरीर के संक्रमित नहीं है, प्रभावित नहीं है, उन अंगों को वो सशक्त बनाता है। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, लासिका में उपस्थित जो लासिकाणु होते हैं वो WBC के ही अणु होते हैं। WBC के ही दोस्तों वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, जो कि हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले, हमारे शरीर को बीमार करने वाले जीवाणुओं से लड़ते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। अगला है, रक्त वाहिकाओं से फिल्टर होकर बाहर निकल आए पोषक पदार्थों को लासिका पुनः हृदय की ओर, सुनना क्या बोला गया है, रक्त वाहिकाओं से फिल्टर होकर बाहर निकल आए पोषक पदार्थों को लासिका पुनः हृदय के द्वारा फिर से रक्त में पहुंचा देता है। हृदय के द्वारा क्या करता है? फिर से रक्त में पहुंचा देता है। 7 नंबर में है, लासिका वाहिकाओं एवं केशिकाओं में लासिका का बहाव गुरुत्वाकर्षण, श्वसन क्रिया, हृदय स्पंदन, मांसपेशियों के सिकुड़ने और आहार नाल की गतिशीलता के कारण होता है। अगर कोई कहे कि लासिका वाहिकाओं में लासिका का प्रवाह, लासिका की गति किसके कारण होता है, तो आप समझना बाबू कि लासिका वाहिकाओं या केशिकाओं में लासिका का संचार, उसका बहाव, उसकी बाबू जो तरलता होती है वो होती है किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण, श्वसन क्रिया, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट, या फिर मांसपेशियों के सिकुड़ने, या फिर आहार नाल की गतिशीलता के कारण होती है। बताया समझ में? 8 नंबर में है, वाहिकाओं में स्थित कपाट लासिका को पीछे की ओर वापस लौटने में रोकते हैं। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता चुका है। अब हम बात करते हैं लासिका के बहाव को किस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो देखिए फिगर है बाबू, इसमें रक्त केशिकाएं ना, ये है रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाओं में प्रवाह होता है किसका? तो बाबू रक्त केशिकाओं में प्रवाह होता है रक्त का। तो रक्त केशिकाएं से बनता है लासिका। रक्त केशिकाएं से ही बाहर निकल कर आता है कौन? प्लाज्मा और WBC। रक्त केशिकाओं से बाहर निकलकर आते हैं प्लाज्मा और WBC। प्लाज्मा और WBC मिलकर ही लासिका का निर्माण करते हैं। अब यह लासिका क्या करता है कि लासिका केशिकाएं में प्रवेश कर जाता है। जो लासिका की केशिकाएं होती है ना, जो लासिका के पाइप होते हैं पतले पतले, उसमें प्रवेश कर जाती है, क्योंकि पाइप की सतह पतली होती है, अर्धपारगमय होती है, आर पार आने देती है। तो आर पार आने देने के कारण ही लासिका वाहिका में प्रवेश कर जाती है। जब बाबू लासिका वाहिका नहीं, लासिका केशिका, पतला पतला जो पाइप होता है, ठीक ना, उसमें प्रवेश कर जाती है। और इस प्रकार से बाबू लासिका केशिकाओं से होते हुए लासिका कहाँ जाती है? तो लासिका वाहिकाओं में जाती है। और फिर जो लासिका वाहिकाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती है लासिका कोशिकाओं में। किस में? लासिका कोशिकाओं में। ठीक है। यानी कि वाहिनियों में
लसिका वाहिनियों में परिवर्तित हो जाती है और यही लसिका वाहिनियाँ कहाँ खुलती है तो शिरा तंत्र में, अर्थात जो महाशिरा है वहाँ जाकर खुलती है और वहाँ पर लसिका अपने रक्त के साथ मिल जाती है। ऐसा होता है कार्य विधि। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को लसिका तंत्र और लसिका से जुड़े हुए जो विशेषता है, जो उनके कार्य विधि है, वो सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता चुका है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी बच्चे के डाउट है तो आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने बिल्कुल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।